सीनियर तज्जियाकार रऊफ क्लासरा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया। सर आप क्या कहेंगे, तारीख सामने आ गई है 6 नवंबर की, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से, क्या इम्प्लीमेंट हो जाएगा? जो आपने ये बात की ना, इम्प्लीमेंट हो जाएगा। मेरा तो नहीं ख्याल कि जो स्टेट इंस्टीट्यूशन हैं जिन्होंने ये काम कराने हैं वो इसके लिए तैयार होंगे। स्पेशली हमने माजी में देखा कि सदर साहब ने उनको बुलाया था, इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को, कि आप आए और आपसे कंसल्टेशन मैंने करनी है जो अंडर कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने करनी थी डेट देने से पहले। तो आपको याद होगा तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब उनसे मिलने के लिए नहीं गए थे। उन्होंने कहा जनाब कि आपका कोई प्रेरोगेटिव नहीं है, आप जो अनाउंस नहीं कर सकते। सो देयर वाज अ बिग ये क्लैश ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल इशू की डेट किसने देनी है, सदर पाकिस्तान ने देनी है या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने देनी है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कह रहे थे कि अगेन ये मेरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि मैं दूंगा, और वो सदर कह रहे हैं कि जनाब कि मैंने देनी है। अब दरमियान में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं वो जिस बात का हवाला दे के मेरा ख्याल इस वो डेट को वो भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे माजी में भी आपको पता है इस तरह डेट दी गई जो इलेक्शन कमीशन ने नहीं की थी। लेकिन आपकी दफा उनके पास एक ज्यादा उसकी स्ट्रांग अपनी राय देंगे या कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है, वो ये है कि इस 2017 में जो वहाँ पे उस इमरान खान 2017 में यहाँ पे ये काउंसिल ऑफ इन्होंने बनाई थी जो बाद में जिसका इजलास हुआ, उस वक्त एक लॉ लाया गया था जिसमें ये बताया गया था कि आप जो है कि आप जो नए इलेक्शन कराएंगे उसमें ये मुल्क में, तो आप उसकी बेसिस जो होंगे डिमार्केशन होगी कंस्टिट्यूंसीज की, आप कंस्टिट्यूंसीज की बुनियाद पे हल्का बंदियां करेंगे फिर इलेक्शन होंगे। अब वो उसमें एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत वो इसका हिस्सा है। और यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर जो हैं जो ऑलरेडी वो उसको नोटिफाई कर चुके हैं और डेट भी दे चुके हैं, 14 या 16 दिसंबर का वो बता रहे हैं कि ये जो सारा प्रोसेस है इन डिमार्केशन का और इनकी इनकी हल्का बंदियां वगैरह बननी है, तो 14 के बाद होंगे। फिर आपके पास 60 डेज है, आपने 60 डेज में आपने इलेक्शन करवाने हैं। सो अब ये लग रहा है कि वो उसी को बुनियाद बनाएंगे। इसी मेरा क्या लेटर का शायद जवाब जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब उनको भेजेंगे सदर पाकिस्तान को, जनाब हम ऑलरेडी नोटिफाई कर चुके हैं, प्रोसेस आपका जारी है, तो इस वक्त हम जो इलेक्शन जो है वो नहीं करा सकते बिकॉज ऑफ द रीजन। अब जिसमें सदर साहब अपने कॉन्स्टिट्यूशनल वो अपने हवाले दे रहे हैं, रेफरेंसेस दे रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो उनको एम्पावर्स करते हैं या दूसरे लफ्जों में उनको स्ट्रेंथन करते हैं या उनके पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करते हैं, वो हवाले दे रहे हैं। और यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है वो उन कॉन्स्टिट्यूशनल वो जो उनके उनके पैरे हैं उनके हवाले दे रहे हैं। सो मुझे थोड़ा सा एक उन पे भी आ रहा है जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था कि भाई साहब आपने सदर पाकिस्तान को पावर दे रखी है कि आप इलेक्शन का अनाउंसमेंट करेंगे, आपने इधर से इनको पावर्स भी दे रखे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को भी दे रखे हैं कि आप जनाब आपने इलेक्शन का अनाउंसमेंट करना है, और प्लस आप उससे पहले इलेक्शन से पहले आपने वो हल्का बंदियां करवाएंगे। तो मुझे नहीं समझ आता ये जो इतने बड़े दानिश्वर हम यहाँ इकट्ठे करते हैं जिनके इतना हमारा करोड़ों का या अरबों का बजट हमारे खर्च होते हैं, पार्क्स एंड प्रिविलेजेस है, पार्लियामेंट है आपकी, आपका सेनेट है, नेशनल असेंबली है, बला बला लोग हैं जिनको डेली पे आप उनको अलाउंसेस देते हैं, सैलरीज पर्क छोड़ दें। अब उन लोगों से पूछना चाहिए कि आप लोगों ने जो बैठ के कानून बनाए थे, एक इलेक्शन जो आपको पता है कि हर 5 साल बाद होना है, आपने उस पर आके कुछ डिफाइन नहीं की, इतनी कंफ्यूजन आपने क्रिएट कर दी कि सदर समझते हैं मेरा हक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहता नहीं जनाब ये मेरा हक है। अब दो बड़े जो आईनी इदारे हैं जिन्होंने इलेक्शन करवाने हैं या अनाउंस करने हैं, अब वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अच्छा दूसरे से मिलते भी नहीं है, मुलाकातें भी नहीं करते, चले बैठ के तय करना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा जी मैं तो नहीं चाहता मिलने, और वो सदर से नहीं मिले। अब सदर साहब ने लेटर लिख दिया जनाब आप इलेक्शन करवाएं। सो जब दो बड़े आईनी इदारे हैं जी। अब वो आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं और उनसे कुछ डेट एक तय नहीं हो रही, तो मुझे उन पर भी तरस आ रहा है जिन्होंने ये कानून बनाए थे, आइन बनाए थे कि भाई साहब आप एक उस क्लास में कुछ लिख देते हैं, फिर तीसरी चौथी क्लास में उसके उलट लिख देते हैं, किसी बंदे को एक को पावर देकर फिर दूसरे को भी दे देते हैं। तो ओवरलैपिंग ऑफ पावर जो हुई है ये सारा उसी का मेरा ख्याल है तमाशा हम देख रहे हैं। और पाकिस्तान इज बिकम में मॉकरी है, पूरी दुनिया हंसती होगी हम पे कि यार इन लोगों से ये नहीं तय हो रहा कि इलेक्शन की डेट किसने देनी है। सो पहला तो ये फैसला है जो अभी तक नहीं हो रहा, एंड द क्राइसिस इज डीपनिंग, जो लगता है कि मसला बढ़ता जा रहा है। तो सर फिर किसका इख्तियार है कि फाइनल डेट सामने आए, कौन देगा फाइनल तारीख? ये आई विश के मैं इतना इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल में एक्सपर्ट होता जो आपने मुझसे पूछा है। जब इस मुल्क में भाई लॉ मिनिस्ट्री है, अटॉर्नी जनरल है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो लॉ को समझते हैं। मैं और आप तो कॉमनर्स हैं, हमें तो लॉ की भी एक जर्नल सी समझ हो सकती है ना, अगर हम उसको समझें भी सही। ये फिर करते ही हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं जिससे मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ और मैं इस पर कोई राय नहीं दूंगा। ये फिर 3-4 आर्टिकल इकट्ठे कर लेते हैं, ये मतलब आपको मुझे लोगों को उन्होंने वो करने के लिए ना जरा कंफ्यूजन में फैलाने के लिए ये नया काम करते हैं। एक आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल 91 में से मिसाल दे रहा हूँ, ये कहते साथ में करेंगे जनाब प्लीज इसको फलां आर्टिकल के साथ मिला के पढ़ा जाए, वो ये नहीं कहेंगे एक आर्टिकल पढ़े, वो कहते 6 और आर्टिकल भी साथ पढ़ें और फिर इसके मुकाबले में आप देखें अपना अपना आर्गूमेंट देने के लिए दूसरी साइड होती है जो उसके अपोज होती है,
वो एक और उसमें ले आती है, एक और क्लास ले आती है कॉन्स्टिट्यूशन की। वो कहते हैं इसको पढ़ें रेड विद फला फला फला। अब आप और मैं रेड विद के चक्कर में फिर हम रह जाते हैं, हमें नहीं समझ आती है किसकी पावर्स है, किसने करना है नहीं करना। सो ठीक है, ये अगर काम ठीक कॉन्स्टिट्यूशनल है, एक्सपर्ट नहीं कर सके, ठीक है सर, आप लॉ हमारे मिनिस्ट्री नहीं साथ कर ही सकती, मौजूद सदर नहीं रहिएगा। कर। एक्सेप्ट नहीं करता और आपने कहा कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो फिर अगला लाएहमल क्या होगा? बस ऐसे ही रहेगा। फिर वो इलेक्शन जो है वो कह रहे हैं फरवरी में होंगे, उसी में लेकर जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एंटरटेन करेगा इनकी इसको रिक्वेस्ट को। और उन्होंने भी, अलवी साहब को भी इस बात का पता है, यही बात है कि उन्होंने अपने खत में बात की है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कि वो डिसाइड करे, वो चीजें करे। सो अलवी साहब पे जो दबाव था उनकी पार्टी की तरफ से कि कम से कम आप जो है ना डेट दे दें, आगे से हो ना हो, ताकि एक नैरेटिव बिल्ड किया जाएगा जो उनको सपोर्ट करेगा, इनको इनको पीटीआई को और उनकी पार्टी को देखेंगे कि हुकूमत जो है, या नवाज शरीफ साहब हैं या उनके दीगर लोग इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो पिछले 1 साल से हम इलेक्शन कराना चाहते हैं, और ये सारी इनका इनका रूलिंग लीड जो थी, इनकी पिछली रूलिंग पीडीएम जो है वो इलेक्शन से भागना चाहती है। सो ये मेरा ख्याल है उनके लिए ये जरूरी था एक नैरेटिव के तौर पर सामने लाना कि ये जो है नवाज शरीफ साहब हूँ, शहबाज शरीफ साहब हूँ या दीगर लोग हूँ, अब तो खैर वो कहना शुरू हो गए हैं, जरदारी साहब या उनके बरखुरदार बिलावल जो है 3 महीने में इलेक्शन करें, जिसकी रीजनिंग बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। वो ये नहीं है कि वो आइन और कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई उनके दिल में मोहब्बत जाग पड़ी है जरदारी साहब की या बिलावल साहब की। उसकी रीजनिंग सिंध के हवाले से है कि वहाँ पे दबाव प्रेशर बढ़ है, मेरा ख्याल है वहाँ पे गवर्नेंस के जो इशू थे, जो ये वहाँ पे आपने बहुत सारी स्टोरी सुनी थी, स्पेशली जो मेरा ख्याल है ये उनके चीफ साहब की उनके ताजरों के साथ जो मुलाकात के बाद वहाँ से अंदर से खबरें आई थी कि अब जो शायद न्यूज़ जो है वो उनके गिर्द ये टाइट की जाएगी। यहाँ पे इसकी पीपल्स पार्टी का जो सिंध के जो उनका एक्ट ऑफ कमीशन एंड कमीशन है, तो उससे जो खबरें सामने आई हैं, फिर वो सामने आया था कि मुबीन जुमानी साहब को बनाना चाह रहे थे, ये हमारी हमारी इस्टेब्लिशमेंट चाह रही थी कि उनको वज़ीर आला सिंध बनाया जाए, जिस पे जरदारी साहब जो हैं वो थोड़े से उन्होंने जिद की नहीं जी कि हम वो नहीं बनाते। वहाँ से इख्तलाफात हुआ जिसको जरदारी साहब चले भी गए। सो उनके लिए जो है उसकी बिलावल साहब की वो जो डिमांड आ रही है वो टोटल डिफरेंट है। वो कहते हैं ये तो लंबा प्रोग्राम लग रहा है, फिर ये तो 6 महीने भी छोड़ें, ये तो शायद आगे ये सिलसिला चलेगा। लिहाजा उन्होंने वो लाइन ले ली है पीटीए वाली लाइन जी कि आप जो है ना 3 महीने में इलेक्शन करें। सो ये चीज़ें जो हैं अगेन इनके नैरेटिव को हेल्प करेंगी, और पीटीए का जो एक वोटर है, जो सपोर्टर है, उसको जाएंगी। देखेंगे सदर पाकिस्तान ने भी कहा है, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, इससे पहले पंजाब के इलेक्शन थे वो भी नहीं कराया, समझा टूटी। सो वो जो 1 साल का दबाव है या 1 साल का मोमेंटम है वो कायम रखना चाहती है पीटीआई कि हम अगर इलेक्शन फरवरी में भी होते हैं अगर, तो भी आपका एक रहना चाहिए एज जाके, जब कल आपको मैदान में जाएं या आपको जाने दिया जाता है इलेक्शन लड़ने के लिए पीटीआई की ये पार्टी, कम से कम वो कह सकें, अपने अपने वोटर को बता सकें कि हम इस मुल्क में इलेक्शन पहले दिन से चाहते थे। ये दरअसल ये थे जहाँ पे उस नवाज शरीफ साहब थे, मौलाना साहब थे, शहबाज शरीफ साहब, ये जो भी पीटीएम की जमाती थी, ये इलेक्शन से दौड़ है। तो सो मेरा ये ख्याल है ये एक्सरसाइज जो उन्होंने की है सदर अलवी साहब ने, महज एक नैरेटिव को आके सपोर्ट देने के लिए अपनी पार्टी को पीटीआई के लिए ये लेटर लिखा है। अगेन अदरवाइज उन्हें पता है कि ये चीजें उनके इम्प्लीमेंटेशन नहीं होनी है। एक चीज, दूसरी अगर आपको याद हो अलवी साहब वो दोनों साइड पर विकेट के दोनों साइड खेलने के भी आदी हैं। ये बहुत डेलिकेट लाइन खेलते हैं, डेलिकेट खेल खेलते हैं। मसलन जब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट था और आर्मी एक्ट उनके पास पड़े रहे 10 दिन तक, उनमें नहीं भेजे वापस, ना उस पर उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन दी। बाकी जितने भी लॉ उनको एतराजात थे उन्होंने उन पे अपने नोट लिख के भेजे लॉ मिनिस्ट्री को या पार्लियामेंट को वापस भेजे। लेकिन ये था यहाँ पे आर्मी एक्ट और ये आपका ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो था वो उन्होंने बड़ा इनोसेंटली उन्होंने रखे रखा और सारा काम उन्होंने अपनी ब्यूरोक्रेसी पे डाला, जो उन्होंने नहीं वापस भेजे। चलो उन्होंने नहीं डाला, मान लिया। इनका जो ट्वीट आया था, इफ यू रिमेंबर, उस ट्वीट में ये लिखते हैं इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था लॉ, उसको भी इन्होंने क्वेश्चन रेज नहीं किया था क्योंकि मैंने साइन नहीं किया सपोजली, तो लिहाजा कानून नहीं है। वो कहते नहीं मैं उन लोगों से माफी मांगता हूँ जिन लोगों पे ये कानून इम्प्लीमेंटेशन होगी, जो इसका आगे निशाना बनेगा। मतलब क्या था कि उन्होंने सदर साहब ने मान लिया जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है या आर्मी एक्ट जिन पे मेरे सिग्नेचर नहीं भी हैं, कोई बात नहीं, अब ये कानून बन चुका है। तो सदर साहब उनको भी खुश कर रहे हैं, दूसरी साइड वालों को भी कर रहे हैं, वो पीटीए के आगे भी वो मजलूम बन रहे हैं। तो सेम मतलब दोनों साइड पे अभी भी आप देखें वो यही कुछ कर रहे हैं। उन्हें पता है कि इनका आके चीनों को हल्का बंदियां जो हैं, मतलब 3 महीने का आपको प्रोसेस चाहिए, वो आपको शॉर्ट टाइम में नहीं कर सकते। उस वक्त वो लेटर लिख रहे हैं अगेन नोइंगली, ताकि पीटीआई या पीटीआई चेयरमैन या उनका सपोर्टर ये ना समझे कि मैं डर गया था, या आपको पता 2-4 मुलाकातें हुई थी वहाँ पे जाकर उनकी आर्मी चीफ की DGIS की, तो उसके बाद खबरें आई थी कि उनका अंडरस्टैंडिंग हो गया। सदर साहब जो हैं वो 8 या 6 सितंबर किस डेट को उन्होंने रिटायर होना था, अब वो कंटिन्यू करेंगे। सो 6 महीने के लिए वो मजीद कंटिन्यू करेंगे। सो उस वक्त में समझा गया था कि अलवी साहब जो हैं अब अपनी फेस सेविंग भी रखेंगे, लेकिन करेंगे वही
जो चीज़ें इनको बताई जाएंगी और उसी के मुताबिक मुझे सम टाइम लगता है ये ऑल इज वो कहते हैं स्क्रिप्टेड। तो वहाँ से शक मुझे होना शुरू हुआ था जब इन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट पे इन्होंने बैठ के वो उन्होंने ट्वीट किया और कहा जी मुझे तो याद नहीं रहा 10 दिनों में। आप मुझे बताएं इतने बड़े एक्ट हैं जिसके तहत आपकी पार्टी मोस्टली आपकी पार्टी के लोगों की प्रोसिक्यूशन होनी है, सजाएं होनी है, आपने मतलब 10 दिनों में फॉलो अप ही नहीं किया। आपको पूछना नहीं चाहिए था जनाब कि वो जो मैंने कानून वो आगे उसको वापस भेजा या नहीं भेजा। और वो सेक्रेटरी साहब जो कहते थे इनके इनके यवान सदर के, उन्होंने अभी हमें एक दफा भी इन्होंने नहीं कहा, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा सेक्रेटरी ने करेक्टली, उन्होंने कहा वो तो सदर साहब के अभी तक उसमें ऑफिस में पड़ा हुआ है, हमारे पास तो पहुंचे नहीं है कि हम आगे फॉरवर्ड करते। सो इट्स वेरी क्लियर ही इज प्लेइंग ऑन द बोथ साइड। वो अपनी सर्वाइवल की एक जो होती है ना कि आपके पास अथॉरिटी है, ओहदा है, प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का ओहदा छोड़ना को आसान काम है। यहाँ को छोटी सी कुर्सी नहीं छोड़ता किसी के लिए कि आप आए बैठ जाएं, लीव वालों उनको सदर का ओहदा छोड़ें अगर उन्हें 6 महीने मजीद नजर आ रहे हैं। वो लिहाजा मेरा नहीं ख्याल है कि अलवी साहब इज इन सीरियस मूड। सीरियस होते ना अगर अलवी साहब और बाकी खान साहब की साइड पे खड़े होते, पीटीए के साथ खड़े होते या उन लोगों पे जिनकी एप्लीकेशन आनी है, तो ये आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पे स्टैंड लेते और बड़ा स्टैंड लेते। मतलब इनका 1 महीना रह गया था, इतना स्टैंड ले सकते थे, ये उस पर रिजाइन भी ना करते, नोट आके उस पर नोट लिखते और नोट लिखने के बाद रिजाइन कर देते जनाब ये मैं आगे रिजेक्ट कर रहा हूँ और मैं मजीद सदर पे नहीं रहना चाहता कि ये मेरे पास दोबारा ना आए। ये ले सकते थे, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी कर सकते थे, बट ही डिडंट। उल्टा उन्होंने अपनी आगे मजलूमियत की कहानियां, मजलूमियत के जुल्म की दास्तान सुना दी कि मैं मजलूम था, मुझे तो पता ही नहीं था। लिहाजा अब जो लोग इसमें रगड़े जाएंगे जिन पे ये एप्लीकेशन होगी इन एक्ट की, तो मैं उनसे माफी मांगता हूँ। सो उस कानून को ये लीगल वैलिडिटी उन दोनों कानून को जो कि कानून बन चुके थे, उनका ख्याल था, हुकूमत कहती थी कि जब सदर साइन उस पर ना भी करे 10 दिन के बाद आपको बन जाता है। अब आप देखें 8 अगस्त को उनके पास गया है ये कानून, ये दोनों भेजो जी। ये 18 की डेट गुजर के उन्होंने 19-20 को उन्हें ट्वीट किया। जरा आप उसकी डेट लाइन देख, 8 अगस्त को बिल भेजा गया इनके पास कि ये जनाब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, आर्मी एक्ट है, तो सदर साहब इसको साइन करें। 10 दिन पड़ा रहा है, आप देख ले। 18 अगस्त को नहीं किया उन्होंने 19 को जाके किया है। क्यों? कि ताकि कानून बन जाए, ताकि ये भी ना हो कि एक दिन रहते और मैं उस पर अपना ऑब्जेक्शन लगा। और अगर ये ऑब्जेक्शन लगाते, जरा जहन में रखे कि असेंबली आपको खत्म हो गई थी 11 तारीख को, अगर ये लगाते उस पर ऑब्जेक्शन लगा के लिख के भेज देते तो ये पार्लियामेंट का इजलास बुला के उसको ये अप्रूव भी नहीं किया जा सकता था। सो ये दोनों कानून जो है ये वहाँ पे रह जाते, ये कानून ना बनते, क्योंकि पार्लियामेंट का मुश्तरक इजलास के जरिए फिर आप मतलब कानून साजी करने की कोशिश करते तो आपकी कौमी असेंबली खत्म हो गई थी 10-11 को। आप अगर इसको 16-17 अगस्त को वापस भी भेज देते तो वो दोबारा आज इजलास नहीं बुला सकते थे और ये कानून डेफर हो जाते। उन्होंने नहीं किया। उन्होंने पूरे दिन 10 दिन गुजारने के बाद अचानक एक रात सुबह उठे, नींद से उठे तो सदर साहब को याद आगा हो मैंने तो साइन ही नहीं किए। ये तो कानून देखें जी, मेरे साथ ज्यादती होगी, मैं सोया रहा और वो देखें जनाब ये चोरी चुप कर उन्होंने कानून बना लिया, मैं माफी मांगता हूँ। और साथ में जो मेरा उस पर स्ट्रेस है, उन्होंने इसको लीगल कवर दे के गए हैं, ये कह के गए हैं कि हाँ जनाब कि अब ये कानून जो है ना एप्लीकेशन होगी जिन लोगों पे होगी तो मैं उनसे मादर रखा हूँ। मतलब यह कि आप मान रहे हैं कि यस दिस इज अ लीगल लॉ, आप खुद उसको तस्लीम कर रहे हैं। सो अभी भी वही कर रहे हैं। इस प्लेइंग ऑन द बोथ द साइड, दोनों विकेट की साइड पे खेल रहे हैं। पीटीए वाले भी खुश हो जाएंगे, आज देखेंगे तबले बजाएंगे, शादियाने बजाएंगे, झुमरे मारेंगे कि वाह वाह जी हमारे सदर ने बादशाह नया क्राइसिस खड़ा कर दिया। आप देखते हैं कैसे होता है। और ये आप इसको देखेंगे कल परसों मेरा ख्याल है चीफ इलेक्शन कमीशन लेटर लिख देंगे, वो कहेंगे भाईजान हम तो यहाँ पे वो करवा रहे हैं, हल्का बंदिया करवा रहे हैं, तो जरा हल्का बंदिया करवा दें, फिर आप जैसे कहेंगे कर लेंगे। सो इसमें अलवी साहब का पार्ट जो है ना बड़ा वीक रहा है। ये जैसे उन्होंने इनकार किया था ना कि मैं वजीर आजम को नहीं देता, हलफ नहीं देता, शहबाज शरीफ को मैं वजीर को नहीं देता, फिर यहाँ भी डट जाते वो थोड़ा सा। फिर वो उसके बाद ये बिल वगैरह इन कंपनी बैर के उनको भेज के 1 महीना था ना प्रेसिडेंट से, 1 महीने की तनख्वाह 8-10 लाख रुपये कुर्बान कर लेते कि मैं रिजाइन दे के जा रहा हूँ। उन्होंने आखिरी 1-2 महीने की तनख्वाहें भी उन्होंने कहा नहीं जनाब ये भी मैं लूंगा और आखिरी दिन तक रहूंगा और मैं साथ उसमें बैठ के दोनों साइड में मैं खेलता रहूंगा। सो इज प्लेइंग ऑन द बोथ साइड। ठीक है सर, साथ ही